अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। आज हम अपने दूसरे लॉ की तरफ मूव करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पर हमें डेफिनाइट, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेटा केमिस्ट्री में जब हम क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम में आ गए हैं तो अब हमसे इजीली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जिस हेडिंग से हमने कॉपी में किया उसी हेडिंग से हमारा जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी आए। तो बोर्ड एग्जाम में हमारा किसी भी नाम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्वेश्चन वही होता है लेकिन थोड़ी सी उसकी वर्डिंग को चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों मेंशन कर दी हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है हमें, अब हम इसको देखेंगे। फ्रेंच केमिस्ट ने इसे 1799 में इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो स्टेटमेंट में हमें ये क्या बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी कंपाउंड लें और उस कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स को हासिल करें तो हम ये देखेंगे कि जितने भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स के हम जितने डिफरेंट सैंपल्स हासिल किए हैं तो सब एक ही जैसे एलिमेंट होंगे। सबके क्या होंगे? एलिमेंट एक जैसे होंगे, ठीक है। वो एक ही जैसे एलिमेंट एक ही जितने मास की मिकदार के जरिए आपस में मिले होंगे, यानी उसका मास एक खास प्रोपोर्शन में आपस में एक दूसरे से मिला होगा और उसके रिजल्ट में ये कंपाउंड हासिल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी हम डिफरेंट सैंपल लेंगे, कंपाउंड्स लेंगे, तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे रिजल्ट में जो हमारे पास बन रहा है उनका जो मिकदार है उनकी वो सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं बात करूँगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि हमें एक प्योर वाटर लेना है। प्योर वाटर किसी भी सोर्स से हो सकता है, वो अब वो दरिया से हो सकता है, वो झील से हो सकता है, वो समंदर से हो सकता है, या फिर हम उसे अपनी लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा कि वो सेम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। सेम एलिमेंट्स मीन्स के हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर, जिनका रेशियो जो है वो फिक्स्ड होता है, जिनका रेशियो फिक्स्ड है। अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की। अब मेरे पास क्या है? वाटर है। अब वाटर जो है वो मेरे पास H2O है। अब ये क्या बन रहा है? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इसमें ये हमें क्या बता रहे हैं कि इसमें ये हमें बता रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी मिकदार 1 है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 8%, 8 गुना ज़्यादा है। अब 8 गुना ज़्यादा क्या है? ये इसका रेशो बता रहे हैं। इसका रेशो किस तरीके से बता रहे हैं? तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल में मैं इक्वेशंस में के जरिए आपको बता देती हूँ। इक्वेशंस है हमारे पास 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास बनी 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन हो रहा है और जो रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिल रहे हैं। अब हाइड्रोजन क्या है इसका, अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 है, तो यहाँ पर 2 × 2 4 है। 4 हमारे पास क्या है? इसका एटॉमिक मास है 4 AMU। और जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास 32 है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। 16 × 2 मल्टीप्लाई किया मैंने तो हमारे पास 32 यहाँ से आया कि ये जो O2 था मेरे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर मैंने रिएक्शन जब हो गया, मेरे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर मीन्स कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास H2O को अगर मैं देखूँ सिंपली तो वो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास 2 और 16 हमारे पास बन रहा है 18। ये देखें 2 और 16 मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है 18 का। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने बन रहे हैं? हमारे पास 36 AMU, यानी कि 36 एटॉमिक मास यूनिट बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वेरीफाई हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ डेफिनाइट फिक्स्ड या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखना है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, हमने क्या कहा कि रिजल्टेंट एलिमेंट्स की जो मिकदार है वो सेम होगी। तो यहाँ पर भी मेरे पास 36 AMU आ रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास 36 AMU। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी वेरीफाई कर रहा है, लेकिन हम डेफिनेट प्रोपोर्शन को देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कहा इसका रेशियो जो है वो फिक्स्ड है, रेशियो देख रहे हैं हम। अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास ये है, इस तरीके से है, देखें 4 है रेशियो 32, रेशियो यही है ना हमारे पास, हाइड्रोजन का ये है और ऑक्सीजन का मेरे पास ये है। अगर मैं इसको 4 के टेबल से सिंप्लीफाई करूं, 4 के टेबल से सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास ये 1:8 का रेशियो बन रहा है। 4 1s are 4,
एंड 4 8 32। ठीक है, ये मेरे पास 1:8 का रेशो बन रहा है। यही बात मैं अपने लेक्चर में आपको पिछली बात में बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन 1 और जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास 8% यानी कि 8 गुना ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। तो ये उसका हाइड्रोजन का रेशो आ रहा है मेरे पास। अब एग्जाम्पल 2 है बेटा हमारे पास, एग्जाम्पल 2 अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं क्या देखूंगी कि हमारे पास एग्जाम्पल जो है, हमने क्या किया है कि जो एग्जाम्पल 1 थी उसमें हमने रेशो को किया था कि रेशो उसका फिक्स उसके हवाले से किया था। अब हम मास की बात करेंगे। अगर मैं मास की बात करूं, मैं देखूं कि ये लॉ जो है वो वेरीफाई कर रहा है। ब्रिजेस साहब थे जिन्होंने इस लॉ, ये जो दूसरी एग्जाम्पल थी उसमें उन्होंने हमें बताया कि जो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो उसका जो मास है वो एक फिक्स एक मिकदार, एक खास मिकदार होती है जिसमें हमारे पास वो फॉर्म हो रहा होता है। जो रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास बन रहा होता है। अब ये अपनी इक्वेशन में क्या दिखा रहे हैं बेटा, ये देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास Pb जिसे हम लेड कहते हैं और S जिसे हम सल्फर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना, आपको एलिमेंट्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। लेड और सल्फर यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेड जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास लेड सल्फाइड बन रहा है। ठीक है, लेड सल्फाइड बन रहा है। अब यहाँ पे यही एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें ये हमारे पास लेड है Pb प्लस S, इसे मैं लेड और सल्फर, ये आप लोग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि बाद में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपके केमिकल फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे पास लेड सल्फाइड, ठीक है, इसका क्या किया हमने 10 ग्राम लिया लेड और हमने लिया सल्फर 1.56 ग्राम, एक खास मिकदार है हमारे पास। तो हमारे पास जो लेड सल्फाइड बना बेटा वो हमारे पास आया 11.56 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से। अब मैंने क्या किया कि जब 10 ग्राम लेड ने 1.56 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 11.56 हमारे पास मिल रहा है। जितनी मिकदार हमने रिएक्टेंट में यूज़ की है उतनी ही मिकदार हमें रिजल्टेंट, जो हमारे पास उतनी ही मिकदार है वो हमारे पास रिजल्ट में भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद भी मिल रही है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ इसकी, अगर हम किसी भी चीज़ की, अगर हम कोई भी मिकदार को चेंज कर दें रियल लाइफ में भी, मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर दें तो वो अपना रिएक्शन उस तरीके से नहीं दे पाती है। इसी एग्जांपल को, इसी इक्वेशन को मज़ीद और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, हमने रेशो को देखा है कि रेशो को हमने फिक्स्ड रेशो किया, उसको रेशो के एतबार से हमने किया था। अब जब सेकंड एग्जाम्पल की बात करूंगी मैं, तो सेकंड एग्जाम्पल में हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को मास के हवाले से वेरीफाई करेंगे। मास के हवाले से वेरीफाई करेंगे तो इसमें जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे पास लेड और सल्फर की है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, Pb जिसे हम लेड के नाम से पहचानते हैं और S सल्फर का सिंबल है। तो ये जब रिएक्शन हुआ सल्फर और लेड के दरमियान तो हमारे पास क्या हुआ, लेड सल्फाइड हमें हासिल हुआ। अब ये जो लेड सल्फाइड हमें हासिल हुआ इसमें हमें मास के एतबार से देखना था, हमने मासेस को देखना। तो हमने क्या देखा कि हमने लेड को लिया 10 ग्राम और सल्फर जो है वो हमारे पास आया 1.56 ग्राम। जब हमारा रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, लेड सल्फाइड हमारे पास बना 11.56 ग्राम। यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन दिखाई आपको, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन का क्या मतलब है कि जितना मिक्सचर, जितना मटेरियल हमने रिएक्टेंट में यूज़ किया वो पूरा का पूरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। अब हम इस इक्वेशंस को मज़ीद डेप्थ में समझेंगे। डेप्थ में समझने के लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर ये देती हूँ कि मैंने क्या किया, लेड और सल्फर का रिएक्शन करवाया। इस दफ़ा मैंने क्या किया कि लेड के जो पार्टिकल्स थे, मेरे पास जो लेड का जो सैंपल था उसको मैंने 10 ग्राम ही रखा जैसा मैंने ऊपर की इक्वेशन में रखा था, लेकिन मैंने सल्फर की जो है वो जो उसकी मिकदार थी उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने कुछ मतलब मैंने उसको ज़्यादा कर दिया पहले से, इसकी मिकदार को मैंने बरकरार नहीं रखा। ये जो मेरे पास 1.56 थी मैंने इसको क्या किया 5 ग्राम ले लिया। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ सल्फर, 5 ग्राम ऑफ लेड।
फिर जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो मेरे पास क्या चीज़ फॉर्म हुई, मेरे पास लेड सल्फाइड बना। अब जो लेड सल्फाइड है वो मेरे पास जो बन रहा है वो बना 11.56 ग्राम ऑफ PbS लेड सल्फाइड, प्लस मेरे पास बना सल्फर जो कि है 3.44 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो रिएक्शन मैंने करवाया 10 ग्राम को 5 ग्राम से, मेरे पास लेड सल्फाइड तो बना 11.56 ही, जो मैंने ऊपर के रिएक्शन में आपको दिखाया था, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो हमारा था सल्फर 3.44 वो हमारे साथ एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया। तो ये क्या हुआ कि ये एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास आई लेकिन हमारा रिएक्टेंट वही बना। फिर मैं अब दूसरी एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। इसकी दूसरी एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने जो लेड था हमारे पास उसकी मिकदार Pb जो हमारे पास था उसको मैंने ले लिया 15 ग्राम, और जो सल्फर था मेरे पास उसको मैंने वही रखा 1.56 जो हमारा ऊपर इक्वेशन में था। अब मेरे पास लेड सल्फाइड बना और मेरे पास लेड बना, क्योंकि हमने लेड की मिकदार को ज़्यादा किया तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में लेड बच गया, ऊपर हमने सल्फर का अमाउंट ज़्यादा रखा था तो हमारे पास सल्फर बच गया। लेड सल्फाइड मेरे पास 1.56 ग्राम ही रहा, और जो लेड था मेरे पास वो 5 ग्राम हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो आ गया। मतलब कि चीज़ें ज़ाया हो गई। ठीक है, चीज़ें अगर अपनी असल मिकदार में ही ली जाएं तो वो बेहतर होती है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पर दूँ, मैं आपको एक चाय की एग्जांपल दूंगी। हम अपने रियल लाइफ में हर बच्चा इससे वाकिफ़ होता है कि चाय के अंदर जब हम शुगर और पत्ती यूज़ करते हैं तो वो एक ख़ास मिकदार, उनका जो है एक ख़ास रेशियो होता है। अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम कर दें तो उसका जो टेस्ट होता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी हमें यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बात करूँ कि एक हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर जो है वो 250 ml वाटर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो विश है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसके अंदर 400 ml जो है वो वाटर डालें। तो अब क्या होगा कि हम उसके अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर डालेंगे, एक तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो इतना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो वाटर से ग्लास से बाहर बह जाएगा, लेकिन ग्लास के अंदर वही अमाउंट रहेगा जो उसकी अपनी कैपेसिटी है 250 ml की। तो ये हमारे पास जो है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। न्यू टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का अगर इंट्रोडक्शन देखिए हम, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि एक साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन थे जिन्होंने 1803 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अब ये स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। ये बात बताई जा रही है स्टेटमेंट में कि अगर आप दो एलिमेंट को मिलाएं और वो दो एलिमेंट इस काबिल हैं कि वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए एक उसी में से एक एलिमेंट का मास होगा फिक्स, जबकि दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। यानी कि एक एलिमेंट के मास को हम बदलता हुआ नहीं देखेंगे, दूसरे एलिमेंट के मास बदलता हुआ होगा, और इस मास के बदलने से क्या होगा कि एक से ज़्यादा कंपाउंड जो बनेंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनने का सबब बनेंगे। तो ऐसा होने के लिए हम इस चीज़ को मुलाहिजा कर रहे हैं कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अपने पास देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन की लूँगी। एग्जाम्पल में मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं, डिफरेंट मासेस रखेंगे। हम ऑक्सीजन और कार्बन को देखेंगे जिसमें हम मास का जो कार्बन का जो मास है उसको हम फिक्स्ड ले रहे हैं एग्जाम्पल में, लेकिन हम ऑक्सीजन का जो मास है उसको हम वेरिएबल, उसको चेंज ले रहे हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, हम देखेंगे क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल में मैं देख रही हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें हमारा जो कार्बन का मास है वो 12 ग्राम है। ये कार्बन है। एक एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन का मास है वो हमारे पास 16 ग्राम है। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन रहा है, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन का जो हमारे पास मास है वो 12 ग्राम ही है,
लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, वो हमारे पास 32 है, O2 से रिएक्ट कर रहा है ये हमारे पास। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन का जो मास है वो हमारे पास फिक्स रह रहा है, जो कार्बन का रेशियो है वो हमारे पास फिक्स है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, हम उसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ कार्बन के एक मॉलिक्यूल, कार्बन ने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन यहीं पर हमारे पास कार्बन ने ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। यहाँ पर जो कार्बन का रेशियो है वो 1:1 का है, 1:1 का है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेशियो देखूँ तो वो 1:2 का है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर रही होती है, वो क्या चीज कंफ्यूज कर रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेम एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम एलिमेंट है, लेकिन जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने इसका जो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास मासेस डिफरेंट है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास डिफरेंट था, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे थे। कार्बन का जो हमारे पास मास था वो हमने फिक्स लिया हुआ था, लेकिन हमने दूसरी जगह अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो ऑक्सीजन का मास था वो हमारे पास चेंज हो रहा था। एक जगह हमने ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यूज किया, एक मॉलिक्यूल, और उसी जगह दूसरी इक्वेशन में हमने ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया, तो इसीलिए हमारे जो कंपाउंड्स है वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन को मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से फिर से दूर कर देती हूँ। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। बेटा रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो लेट्स सपोज ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 सर्कुलर स्पीशीज रखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ पर इसकी जो है वो पिन की बात करूँ, अगर एक पिन लगी हुई है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीटर है। लेकिन अगर इसके साथ में एक और लगा दूं, मैंने कलर डिफरेंस करके दिखाया आप लोगों को ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो जाए, तो हमारे पास वो कंपास बन जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे 3 पिन लगा दूं यहाँ पर तो वो हमारे पास वॉल क्लॉक या फिर क्लॉक बन जाती है। देखिए चीज एक ही है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आई हुई है, तो हमारे पास चीजें क्या हो रही है, डिफरेंट होती जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है हमारे पास, वो भी हमारे पास सेम यही है कि एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स्ड होगा, दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो वेरिएबल होगा। जब रिएक्ट करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ कि आपने कॉपी वर्क कैसे करना है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बेटा लॉ ऑफ डेफिनाइट कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बताया था मैंने आपको। तो बेटा आप कॉपी वर्क करेंगे यहाँ से, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ये आपने कॉपी वर्क किया, इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका एग्जाम्पल 1 है, ये आपकी एग्जाम्पल 1 की इक्वेशन है। ये आपके पास एग्जाम्पल 2 है। और ये आपके पास एग्जाम्पल 2 की इक्वेशंस हैं। बिल्कुल कॉपी वर्क इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने करवाया हुआ है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर कलर चेंजिंग करके मैंने लेड का, सल्फर का, उनके मासेस चेंज करके, बिल्कुल आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना ताकि आप लोग डिफरेंस कर सकें चीज़ों में। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस हैं। फिर आपके पास सेकंड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
ये आपका इंट्रोडक्शन है। स्टेटमेंट है। ये आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के बाद आपके पास ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये चीज़ जो रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने दी है ये कॉपी में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए थी कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है कि सेम एलिमेंट के साथ अगर दोनों सेम एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो दो डिफरेंट कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, सिर्फ आपको जस्ट जो है वो आपकी समझने के लिए थी, बाकी आपको कॉपी में इसको मेंशन करने की नीड नहीं है। तो ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।